नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्रिमिनल हिस्ट्री में एक नई कहानी को लेकर। आज की जो कहानी है काफ़ी खौफनाक कहानी है। उससे पहले मैं एक दर्दनाक घटना का आपको एक विवरण देना चाहता हूँ। आपको बता दूँ, एक घटना है जो काफ़ी दर्दनाक घटना घटी है महाराष्ट्र में, जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। पहले इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद आज की कहानी की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो घटना है, जो घटना घटी है, जो दर्दनाक घटना वो महाराष्ट्र में हुई। महाराष्ट्र का वर्धा जिला, महाराष्ट्र के वर्धा जिले से एक बस जा रही थी पुणे। विदर्भ ट्रेवलर्स बस थी, बस का नाम विदर्भ ट्रेवलर्स था। फिर बस में लगभग 34 लोग सवार हो जाते हैं। उसमें बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं और कुछ यूथ जवान लड़के लड़कियां भी होते हैं। अब बस में टोटल 34 लोग सवार होकर पुणे के लिए रवाना होते हैं। कुछ लोगों को ही बीच में उतरना था, नहीं तो ज़्यादातर लोग पुणे आ रहे थे किसी काम की वजह से। कोई अपने पढ़ने के लिए, कोई अपनी दवा कराने के लिए, कोई अपना कैरियर बनाने के लिए, कोई परिवार से पहली बार गांव से पुणे शहर में घूमने आ रहा था। काफ़ी लोग थे उसमें, लगभग 34 लोग उस बस में सवार हुए। बस लगभग तेज रफ्तार से वर्धा से निकली, पुणे के समृद्धि हाईवे से आ रही थी बस। अचानक बस हाईवे से टकरा जाती है। हाईवे से यानी डिवाइडर, हाईवे पे होता है डिवाइडर से टकराती है और डिवाइडर से टकराने के बाद खंबे से टकरा जाती है। खंबे से टकराने के बाद बस का जो डीजल का टंकी होता है वो फट जाता है। बस का जो डीजल का टंकी फटने के बाद अचानक जो चिंगारी निकलती है, क्योंकि भिड़ंत होती है इतना तेजी से कि उसमें चिंगारी निकलती है, डीजल की टंकी फटती है और उसके बाद बस में अचानक विस्फोट होता है, यानी आग लग जाती है अचानक। और पल भर में पूरी बस जो है वो आग का गोला बन जाती है। आग की गोले की तरह पूरी बस में आग लग जाती है और आग जलने लगती है। विदर्भ ट्रेवलर्स की बस पूरी तरह आग की गोला बन चुकी थी और जल रही थी। और बस में से जो कुछ लोग थे, क्योंकि सब जिंदा लोग थे, सवार ट्रेवल्स कर रहे थे, अब कुछ लोग उसमें तड़प रहे थे। कुछ लोगों ने जो मिरर जो होता है खिड़की, उसका शीशा तोड़कर बाहर निकले। कम से कम 8 लोग निकल कर बाहर आए, लेकिन 26 लोग जो थे वो नहीं निकल पाए, क्योंकि बस पलट भी चुकी थी और एक तो ऊपर का सीट था और बस में आग लगी हुई थी, अफरा तफरी मची हुई थी। और 8 लोग खिड़की तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन 26 से 27 लोग उस बस के अंदर जिंदा जल गए। ये काफ़ी दर्दनाक घटना है। फिर उसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस की टीम पहुंची। उसके बाद लोगों की जो बॉडी है उसे इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि घर वालों को, जो सवार थे उनको, घर वालों को ये बॉडी देनी भी थी, लेकिन बॉडी के कुछ ही पार्ट्स जो बचे थे सब पूरा जलकर खाक हो चुका था। अब सरकार यानी महाराष्ट्र सरकार, यानी महाराष्ट्र में जो इस समय शिंदे सरकार है, शिंदे सरकार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद घटनास्थल पर पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, वो भी घटनास्थल पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया। इस दर्दनाक घटना में उन्होंने दुख व्यक्त किया और जो मृतक हुए उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। और इतनी बड़ी दुर्घटना थी, वहीं प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया और 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान हुआ। ये सारा जो प्रशासनिक कार्रवाई थी ये भी आगे चल रही थी। अब थी बस में गलती किसकी थी? बस टकराई तो टकराई क्यों? अक्सर सड़कों पर हजारों लाखों बस चल रही है देश में, लेकिन अचानक इस बस में ऐसा कैसा ये बस टकरा गई? इसका ब्रेक फेल हो गया या क्या हुआ उस समय? तो पहला जो सामने निकल कर आई थी, पहली बात की बस का टायर फटा और टायर फटने से जो ड्राइवर है वो अपना नियंत्रण खो दिया और जाकर खंबे में ठोक दिया। लेकिन आरटीओ, अमरावती आरटीओ ने ये बात को गलत ठहरा दिया। अमरावती आरटीओ ने कहा कि टायर फटने से अगर ये हादसा होता तो जो टायर के टुकड़े होते वो आजू बाजू रोड पर या आसपास मतलब पसरे होते हैं, ये बिखरे होते, मिलते जरूर, लेकिन टायर नहीं फटा है। इसमें गलती है ड्राइवर की। तो दानिश इस्माइल जो ड्राइवर था उसके ऊपर केस दर्ज किया गया और केस दर्ज करके इस मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उन परिवारों का है जिन परिवार के सदस्य इस बस में ट्रैवल कर रहे थे, यानी घूमने जा रहे थे या सफर कर रहे थे। अब इन लोगों को अपने परिवार के सदस्य, यानी इन लोगों की बॉडी किस तरह प्रशासन देगा? तो महाराष्ट्र सरकार
यानी जो वहाँ का प्रशासन है वो डिसाइड किया, क्योंकि बॉडी नहीं थी, बॉडी यानी बॉडी जिसकी थी वो भी पहचान करने लायक नहीं थी, किसी के कंकाल बचा है, किसी की पूरी आधी बॉडी जो स्किन है वो जल चुकी है, तो पहचान करना मुश्किल है, यानी बॉडी की पहचान नहीं की जा सकती। कई लोगों की बॉडी नहीं मिली, पूरी जलकर खाक हो चुकी है। तो इसमें क्या किया गया कि अब बॉडी तो परिवार वालों को दे सकते, क्योंकि बॉडी में कुछ बचा ही नहीं है, जलकर खाक हो गई है। जो बॉडी है भी उसे उसकी पहचान यानी शिनाख्त नहीं हो सकती। तो प्रशासन ने डिसाइड किया कि सामूहिक अंतिम संस्कार किया जाएगा, यानी सभी की बॉडी एक जगह रखकर सभी के परिवारों को बुलाकर वहां पर ही उनका सामूहिक अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये प्रशासन ने डिसाइड किया। ये दर्दनाक हादसे के बाद जो काफी मतलब बड़े सवाल उठे हैं, क्योंकि समृद्धि जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, बड़े बड़े हादसे हुए हैं, लगभग 100 लोगों की मृत्यु हो गई है साल भर में उस हाईवे पर लगभग। तो इसमें प्रशासन भी कोई ट्रैफिक का यूनिक सिस्टम बनाने पर काम कर रहा है, और इस हाईवे पर जो एक्सीडेंट हो रहा है इस पर भी सरकार और प्रशासन को विचार जरूर करना चाहिए। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी काफ़ी दर्दनाक थी। तो आज की जो कहानी है हमारी है गुजरात की, गुजरात के सूरत की कहानी है। गुजरात की सूरत का एक इलाका है, इलाके का नाम है ढिंढोली। इस ढिंढोली इलाके में एक महिला रहती थी, गरीब महिला, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार से जैसे आते हैं ना काम करने, तो वो भी मजदूरी करने आई थी। तो वो भी यहाँ रहती थी। उस महिला का नाम था नैना मंडारी, नैना मंडावी इस महिला का नाम था। वो इस ढिंडोली इलाके, सूरत के ढिंडोली इलाके में रहती थी, और अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ, और बाकायदा वो एक कंस्ट्रक्शन साइट होता है क्या, वो मजदूरी करने जाते हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन साइट था, बिल्डिंग थी एक, उसके अंदर ये काम करती थी कंस्ट्रक्शन साइट में। तो बाकायदा बिल्डिंग में काम करती थी अपने बच्चे को लेकर। तो अचानक क्या होता है, एकदम फिर काम करते करते ये पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन पहुंचती है, वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराती है कि मेरा जो बच्चा है 2.5 साल का वो गायब हो गया है। तो ये सारी मिसिंग कंप्लेंट पुलिस दर्ज करती है, और बिना देर की, क्योंकि एक 2.5 साल का छोटा बच्चा गायब हुआ है, तो पुलिस भी बिना देर किए हुए इस मामले की जांच की शुरुआत कर देती है, क्योंकि एक छोटा बच्चा गायब हुआ है, इसका अपहरण भी हो सकता है, मामला काफ़ी पेचीदा था। तो पुलिस ने इस मामले की जाँच शुरू कर दी। पुलिस ने जब जाँच शुरू की तो पुलिस ने पहले उस घटनास्थल पर जहाँ से बच्चा गायब हुआ है, जहाँ से पहले महिला से पूछा गया बच्चा कहाँ से गायब हुआ है, तो वहाँ पर महिला लेके गई। उसके बाद वहाँ पर पुलिस ने पहले वहाँ के सारे सीसीटीवी, यानी जहाँ से वो कंस्ट्रक्शन साइट से वो बच्चा गायब हुआ है, वहाँ के सारे सीसीटीवी पुलिस खंगालती है, उस आसपास के सभी इलाके के। तो पुलिस को सीसीटीवी में कहीं भी वो बच्चा बिल्डिंग से बाहर आता नहीं दिखाई दे रहा है, यानी पूरा 24 घंटे का जो उस समय उस टाइम फ्रेम का जो सीसीटीवी फुटेज देखा गया, तो उसमें कहीं पे भी बच्चा बिल्डिंग से बाहर आता नहीं दिखाई दे रहा है। तो पुलिस ने देखा कि बच्चा बिल्डिंग से तो बाहर गया ही नहीं है। तो पुलिस भी सोचने लगी कि इस मामला कुछ संदिग्ध लग रहा है। तो उसकी माँ को फिर बुलाया गया, जो महिला कंप्लेन कराने आई थी, यानी उस बच्चे की माँ को फिर बुलाया गया, और पुलिस जब उससे सवाल जवाब करने लगी कि बच्चा कहाँ से गायब हुआ, तुम कहाँ थी उस समय जब बच्चा गायब हुआ, उस बिल्डिंग में कौन आया था, मतलब काफ़ी सवाल पूछे। फिर महिला सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं दे रही थी, तो पुलिस को इस महिला के ऊपर शक हो गया, ना कहीं इस महिला इस घटना में संलिप्त है। संलिप्त होने पर पुलिस को शक हो गया था इस महिला के ऊपर। तो पुलिस ने फिर क्या किया, उस बिल्डिंग में फिर भी कंफर्म करने के लिए, क्योंकि शक था, कोई सबूत नहीं था महिला के खिलाफ, तो पुलिस ने कंफर्म करने के लिए डॉग स्क्वाड की टीम बुला ली। अब डॉग स्क्वाड की टीम आई, पूरी तैयारी की, पुलिस की भी कई टीमें बुलाई गई, पूरी आजू बाजू पूरी तलाशी अभियान चलाया गया। वहीं डॉग स्क्वाड की टीम भी बिल्डिंग में छोड़ी गई, पूरी तलाशी ली। तो जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो बिल्डिंग से बाहर आई नहीं, यानी कि बच्चा बिल्डिंग से बाहर आया ही नहीं है, ये पता चल गया। ये पुलिस को कंफर्म हो गया कि बच्चा बिल्डिंग के अंदर ही कहीं है, या उसे मार दिया गया है या रख दिया गया है कहीं ना। तो पुलिस कोई कंफर्म हो गया डॉग स्क्वाड की टीम, क्योंकि कुत्ता जो होता है डॉग स्क्वाड की टीम वो बाहर आई नहीं डॉग, तो पुलिस को ये कंफर्म था कि कहीं ना कहीं कुछ तो लफड़ा है। तो पुलिस ने फिर महिला को बुलाया, तो महिला से इस बार सख्ती से पूछताछ की। लेडीज पुलिस भी आई और सख्ती से पूछताछ की गई। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो ये महिला टूट गई, लेकिन फिर महिला से पूछा गया तो उसने कबूल किया कि मैंने ही अपने बच्चे की हत्या कर दी। तो पुलिस पूछी बॉडी किधर है,
तो वो बोली कि पहले तो कबूल की, उसके बाद एक और ड्रामा करने लगी कि फिर पुलिस इस महिला से सख्ती से पूछताछ करने का इरादा करती है। तो पुलिस इस महिला को बुलाती है पुलिस स्टेशन और फिर सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। लेडीज पुलिस भी आती है और इस महिला को कई सारे सवाल जवाब किए जाते हैं इससे, और एक सख्ती से पूछताछ करने पर ये बताती है कि मेरा एक प्रेमी है, यानी मेरा एक लवर है, वो झारखंड में रहता है, कहीं ना कहीं वो तो इससे नहीं मार दिया मेरे बच्चे को, ये बताती है। तो वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं क्या पता मेरा वो जो लवर है, पुराना जो बॉयफ्रेंड है, वही कहीं ना इसका मेरा बच्चे का अपहरण कर लिया है, किडनैप कर लिया है। तो पुलिस उसके बॉयफ्रेंड को भी फ़ोन करती है जो झारखंड में रहता है। तो पुलिस उसका पहले लोकेशन ट्रेस करती है, तो पता चलता है कि उसका लोकेशन कहीं सूरत में नहीं है, यानी गुजरात के अंदर नहीं है। तो पुलिस उसे फ़ोन करती है उसका नंबर लेकर। तो पुलिस को फ़ोन करती है तो वो बताता है कि मैं सूरत गया ही नहीं, उसके बच्चों को किडनैप मैं क्यों करूँगा। तो ये क्लियर हो जाता है, तो पुलिस उसे कुछ नहीं बोलती है। फिर महिला से फिर सख्ती दिखाती है कि झूठ बोल रही महिला। तो महिला बाद में कबूल करती है कि हाँ, मैंने ही अपने बच्चे की हत्या की हूँ। जब ये बात कबूल करती है तो पुलिस फिर पूछती है बच्चे की हत्या कहाँ की है, यानी कि बच्चे को कहाँ रखी है। तो बताती है कि मैं बिल्डिंग के गड्ढे में गाड़ दी हूँ बच्चे को। तो पुलिस बोलती है चल दिखा बच्चे को कहाँ गाड़ी है। तो पुलिस की टीम जब उस महिला के साथ पहुँचती है और बताती है कि इस गड्ढे में गाड़ी हूँ, यानी भरा हुआ मट्टी था। तो पुलिस भी जेसीबी बुलाती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट था, बड़ा साइट था। तो जेसीबी बुला के जब जेसीबी से पुलिस खुदवाती है वो ज़मीन को, उसमें से बच्चा नहीं निकलता है। तो फिर महिला पुलिस को गुमराह कर रही थी। फिर पुलिस अब स्ट्रिक्ट हो जाती है काफ़ी, क्योंकि बार बार ये पुलिस को गुमराह कर रही थी। तो पुलिस से जब स्ट्रिक्ट होती है तो बताती है कि जो बाथरूम का टाँकी होता है उसके अंदर मैं बच्चे को डाल दी हूँ, तोप दी हूँ। उधर जाती है पुलिस इसके साथ, तो वो बच्चा मिल जाता है। आपको बता दूं ये महिला को आइडिया कहाँ से आया, ये पुलिस को गुमराह दृश्यम मूवी देखी थी। ये जो मूवी आई थी ना अजय देवगन की, दृश्यम मूवी देखकर पुलिस को गुमराह कर रही थी, क्योंकि दृश्यम में भी पुलिस को बॉडी नहीं मिलता है, इसकी वजह से वो बच जाता है। तो इसको आइडिया था कि अगर बॉडी नहीं मिलेगी तो मैं बच जाऊंगी और उसके बाद मैं चली जाऊंगी या पुलिस से गिरफ्तार नहीं होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये अपने बच्चे को ही क्यों मारी। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी था पुलिस के सामने। पुलिस ने जब इससे पूछा कि तूने अपने बच्चे को क्यों मारा, तो इसने जो कहानी बताई उसे सुनकर हर कोई दंग है कि कोई ऐसा भी कर सकता है, कोई माँ ऐसा कर सकती है जिसे अपने पेट में 9 साल अपने बच्चे को पाली है, वो अपने बच्चे को ही मार देगी, वो भी एक छोटी सी बात, एक छोटा सा मैटर को लेकर। तो आपको बता दी ये पूरी कहानी है। ये महिला बताती है पुलिस को कि मेरा जो प्रेमी है वो झारखंड में रहता है और वो बोलता है, यानी ये अपने प्रेमी से मिलना चाहती थी, लेकिन इसके प्रेमी की शर्त थी कि अगर तू अपने बच्चे को लेके आएगी तो मैं तेरे से नहीं मिलूंगा। ये उसका कहना था, इसके प्रेमी का। तब इसके सामने सवाल था कि बच्चे का मैं करूँ तो करूँ क्या। तब इसको कुछ रास्ता या कुछ विकल्प नहीं सूझ रहा था, तो ये अपने बच्चे को ही मारने का डिसाइड करती है और अपने बच्चे को मारकर कंस्ट्रक्शन साइट में ही छुपा देती है और मिसिंग कंप्लेन दर्ज करा देती है। और मिसिंग कंप्लेन दर्ज करा दी है कि बच्चा कभी नहीं मिलेगा, मैं कभी गिरफ्तार नहीं होंगी और जाकर अपने प्रेमी से मिल लूंगी। ये पूरी कहानी है। ये कलयुग चल रहा है। इस कहानी को सुनकर आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये कहानी कहाँ, मतलब हमारा समाज कहाँ जा रहा है। ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहे हमारे साथ ऐसी लेटेस्ट खबरों और ऐसी नई कहानियों को सुनने के लिए क्रिमिनल हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।